नमस्कार, मैं राज बहादुर मेहता। साथियों, यह न्यूज अड्डा चैनल है जिस पर मैं आप सभी को बिहार से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी समाज में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अचानक पैदा नहीं होते, वे समय की मिट्टी में धीरे धीरे दबकर पकते हैं। पहले वे हल्की फुसफुसाहट बनते हैं, फिर चौपाल की बातचीत में जगह लेते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब वही सवाल सार्वजनिक बहस का केंद्र बन जाते हैं। आज जो चर्चा देश के अलग अलग कोनों में सुनाई दे रही है वह भी कुछ वैसी ही है। लोग पूछ रहे हैं, अगर शराब से होने वाला नुकसान हर जगह दिखता है तो नीतियां हर जगह अलग अलग क्यों हैं? क्यों कहीं सख्ती की दीवार खड़ी है और कहीं खुले बाजार का दरवाजा? क्या यह सिर्फ कानून का मामला है या इसके पीछे समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति की परतें भी जुड़ी हुई हैं? इस विषय को समझने के लिए हमें भावनाओं से थोड़ा ऊपर उठकर व्यवस्था की बुनियाद को देखना होगा। भारत एक संघीय लोकतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि सत्ता का सारा अधिकार एक ही जगह केंद्रित नहीं है। संविधान ने कुछ विषय केंद्र सरकार को दिए हैं तो कुछ राज्यों को स्वास्थ्य कानून, व्यवस्था और स्थानीय कर व्यवस्था जैसे विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। शराब नीति भी इन्हीं में शामिल है, यानी यह फैसला कि शराब की बिक्री होगी या नहीं, लाइसेंस कैसे मिलेंगे या पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा, यह सब राज्यों के हाथ में है। इसी वजह से देश का नक्शा नीति के रंगों से भरा दिखाई देता है। कहीं पूर्ण निषेध, कहीं आंशिक नियंत्रण तो कहीं उदार व्यवस्था। हर राज्य अपने सामाजिक हालात, आर्थिक जरूरतों और राजनीतिक सोच के अनुसार निर्णय लेता है। इस विविधता को समझे बिना एक समान समाधान की अपेक्षा करना अधूरा दृष्टिकोण होगा। बिहार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। राज्य सरकार ने पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी। यह फैसला केवल प्रशासनिक आदेश नहीं था बल्कि सामाजिक आंदोलन की पृष्ठभूमि से निकला था। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के समूह वर्षों से शिकायत कर रहे थे कि शराब ने घरों की शांति छीन ली है। मजदूरी से आने वाला पैसा परिवार की जरूरतों पर खर्च होने के बजाय बोतलों में बह रहा था। घरेलू हिंसा के मामलों की चर्चा आम थी। बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर असर दिखाई दे रहा था। इन सब के बीच महिलाओं ने पंचायतों में आवाज उठाई, धरने दिए, ज्ञापन सौंपे। अंततः सरकार ने सामाजिक दबाव को गंभीरता से लिया और प्रतिबंध लागू कर दिया। शुरुआती दौर में कई जगह सकारात्मक बदलाव की बातें सामने आई। कुछ परिवारों ने कहा कि घर का खर्च बेहतर हुआ है। कुछ इलाकों में सार्वजनिक झगड़ों और नशे में वाहन चलाने की घटनाओं में कमी की चर्चा हुई। गांवों की शामें पहले की तुलना में शांत लगी। यह तस्वीर पूरी तरह निर्दोष नहीं थी, लेकिन कई लोगों के लिए राहत का अनुभव जरूर था। हालांकि हर नीति की अपनी चुनौतियां होती हैं। शराबबंदी के बाद अवैध आपूर्ति की समस्या उभरी। सीमावर्ती क्षेत्रों से तस्करी की खबरें आने लगी। जहरीली शराब की घटनाओं ने समाज को झकझोर दिया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं है, उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मजबूत प्रशासनिक तंत्र और जन भागीदारी भी जरूरी है। अब अगर हम देश के दूसरे हिस्सों की ओर देखें तो अलग तस्वीर मिलती है। उदाहरण के लिए गोवा, जहां पर्यटन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वहां शराब उद्योग, होटल, रेस्तरां और मनोरंजन क्षेत्र से गहराई से जुड़ा है। अचानक पूर्ण प्रतिबंध वहां की आर्थिक संरचना को हिला सकता है। इसी तरह पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में शराब से मिलने वाला कर राजस्व का बड़ा हिस्सा बनता है। इस धन से विकास योजनाएं चलती हैं, सड़कों का निर्माण होता है, स्वास्थ्य सेवाएं संचालित होती हैं। यदि यह स्रोत बंद हो जाए तो बजट पर गहरा असर पड़ सकता है। यही वह बिंदु है जहां बहस जटिल हो जाती है। एक तरफ सामाजिक नुकसान की चिंता है, दूसरी तरफ आर्थिक वास्तविकताएं। अगर पूरे देश में अचानक प्रतिबंध लागू कर दिया जाए तो क्या वैकल्पिक राजस्व स्रोत तैयार हैं? क्या प्रशासनिक ढांचा इतना मजबूत है कि अवैध बाजार को रोका जा सके? इतिहास बताता है कि जब मांग बनी रहती है और आपूर्ति पर अचानक रोक लगती है तो काला बाजार पनपता है। इसलिए कई राज्य पूर्ण प्रतिबंध के बजाय नियंत्रित बिक्री और ऊंचे कर का रास्ता चुनते हैं। इस विषय का एक और पहलू व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है। कुछ लोग मानते हैं कि वयस्क नागरिक को अपनी पसंद का निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, बशर्ते वह कानून ना तोड़े। दूसरी ओर यह तर्क भी है कि जब किसी आदत का असर परिवार और समाज पर पड़ता है तो राज्य का हस्तक्षेप उचित हो सकता है। यही वह स्थान है जहां नैतिकता, स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी एक साथ खड़ी दिखाई देती हैं। समाधान शायद किसी एक छोर पर खड़े होकर नहीं मिलेगा। यदि केवल प्रतिबंध लगाया जाए और निगरानी कमजोर हो तो अवैध व्यापार बढ़ सकता है। यदि पूरी छूट दे दी जाए तो सामाजिक नुकसान गहरा सकता है। इसलिए संतुलित नीति की आवश्यकता महसूस होती है। सख्त लाइसेंस व्यवस्था, सीमित बिक्री समय, ऊंचे कर, प्रभावी निगरानी और जन जागरूकता कार्यक्रम, यह सब मिलकर ही असरदार परिणाम दे सकते हैं। नशे में वाहन चलाने के खिलाफ पूरे देश में समान सख्ती जरूरी है। सड़क सुरक्षा के नियमों का कठोर पालन और नियमित जांच दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। निर्माण पर रोक के लिए राज्यों के बीच समन्वय और सूचना साझा करने की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। तकनीक का उपयोग कर सप्लाई चेन पर नजर रखी जा सकती है। इसके साथ ही नशा मुक्ति केंद्रों को सशक्त करना भी अनिवार्य है। जो लोग लत से बाहर निकलना चाहते हैं उन्हें उपचार और परामर्श की सुविधा मिलनी चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि नई पीढ़ी जोखिमों को समझ सके। पंचायत स्तर पर महिलाओं और सामाजिक संगठनों की भागीदारी बढ़े, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन केवल कानून से नहीं, सामूहिक चेतना से आता है। अंततः यह प्रश्न केवल शराबबंदी या बिक्री तक सीमित नहीं है। यह उस समाज की दिशा का प्रश्न है जिसे हम बनाना चाहते हैं। क्या हम आर्थिक लाभ को प्राथमिकता
देंगे या सामाजिक सुरक्षा को, या हम ऐसा मॉडल तलाशेंगे जिसमें दोनों के बीच संतुलन संभव हो। बहस जारी रहेगी, निर्णय बदलते रहेंगे और राज्य अपने अनुभवों से सीखते रहेंगे। लेकिन यह स्पष्ट है कि नशे से जुड़ी चुनौतियां किसी एक सीमा में बंधी नहीं है, वे पूरे देश की सामाजिक वास्तविकता का हिस्सा हैं। इसलिए समाधान भी बहुआयामी होना चाहिए, कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक। जब हम इस विषय पर विचार करें तो उसे केवल हाँ या ना के दायरे में ना देखें। उसके पीछे संविधान की संरचना है, समाज की जटिलता है और अर्थव्यवस्था की मजबूरी है। इन सबको समझकर ही हम एक संतुलित और प्रभावी रास्ता खोज सकते हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता